बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका के अध्याय रीढ़ की हड्डी का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के प्रख्यात लेखक एवं नाटककार थे। इन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा यूएन क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी इनका चयन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भोर का तारा, कोणार्क, शारदिया, 10 तस्वीरें, पहला राजा एवं ओ मेरे सपने आदि। रीढ़ की हड्डी सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करता एक एकांकी है, जिसमें एक पढ़ी लिखी लड़की उमा के विवाह में आने वाली समस्याओं को लेखक ने बड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। रीढ़ की हड्डी के प्रमुख पात्र हैं रामस्वरूप, जो एक आधुनिक सोच के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा दिलवाई है और उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश है। नौकर रतन, जो एक वफादार व्यक्ति है, अपने मालिक के कार्यों में अपना सहयोग करता है। रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, जो एक गृहिणी है तथा परंपरागत माताओं की तरीके से लड़की को अधिक पढ़ाने लिखाने एवं सर पर चढ़ाने के लिए अपने पति को उलाहना देती रहती है। बेटी उमा, जो एक पढ़ी लिखी स्वाभिमानी लड़की है। गोपाल प्रसाद, जो पढ़े लिखे वकील हैं और स्त्री शिक्षा के प्रति अत्यंत रूढ़िवादी सोच रखते हैं। पुत्र शंकर, जो बिगड़ैल आवारा किस्म का लड़का है तथा जिसके साथ उमा के रिश्ते की बात चल रही है। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि जब हमारे घर में मेहमान आने वाले होते हैं तब हम अपने घर की साज सज्जा में लग जाते हैं। उसी प्रकार आज रामस्वरूप भी अपने घर की साज सज्जा में व्यस्त हैं। इसका कारण यह है कि आज उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। रामस्वरूप अपने नौकर रतन के साथ घर के साज सज्जा में व्यस्त हैं। तभी उनकी पत्नी प्रेमा आती है और उनसे कहती है कि उमा ने किसी भी प्रकार का सौंदर्य प्रयोग करने से मना कर दिया है। रामस्वरूप प्रेमा से कहते हैं कि वह किसी भी प्रकार उमा को राजी करे ताकि वह लड़के वालों के लिए तैयार हो। जब नाश्ते की तैयारियों को देख रहे होते हैं तभी रामस्वरूप का ध्यान जाता है कि नाश्ते में टोस्ट के साथ देने के लिए मक्खन नहीं है। वह नौकर रतन को पास की दुकान से मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। जब नौकर रतन दुकान जा रहा होता है तभी वह देखता है कि घर की ओर कोई चला आ रहा है। वह वापस आता है और अपने मालिक को बताता है कि लड़के वाले आ गए हैं। थोड़ी देर में दरवाजे पे आवाज़ होती है। गोपाल प्रसाद और शंकर दरवाजे पे खड़े हैं। रामस्वरूप दोनों को भीतर ले आते हैं और उनको बैठाते हैं और उनका स्वागत सत्कार करते हैं। दोनों बैठकर अपने बीते हुए ज़माने की बात करने लगते हैं और अपने बीते हुए ज़माने की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। तभी बातचीत के दौरान अचानक गोपाल प्रसाद अपनी बात का रुख बदल देते हैं और कहते हैं, आइए बिजनेस की बात की जाए। यहाँ पर हमें गोपाल प्रसाद की संकीर्ण सोच के दर्शन होते हैं, जिसमें वह विवाह को एक पवित्र संस्कार न समझकर विवाह को एक बिजनेस, एक व्यापार मानते हैं। गोपाल प्रसाद बैठे हैं, शंकर भी उनके बगल में बैठा हुआ है। तभी रामस्वरूप अपनी पुत्री उमा को लेने के लिए कमरे के भीतर जाते हैं। थोड़ी देर में रामस्वरूप वापस आते हैं और दोनों को नाश्ता कराते हैं। बातचीत के दौरान ही गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से उमा की पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछते हैं, पर रामस्वरूप इस बात को बड़ी आसानी से छिपा देते जाते हैं कि उमा बीए तक पास है। वह उमा की शिक्षा दीक्षा सिर्फ मैट्रिक तक बताते हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद को अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि अगर औरतें भी पॉलिटिक्स करने लगीं, औरतें भी नौकरी करने लगीं तो घर गृहस्थी का क्या होगा, गृहस्थी को कौन संभालेगा। यहाँ पर हमें गोपाल प्रसाद की रूढ़िवादिता के दर्शन होते हैं, जिसमें वो स्त्रियों को केवल घर की दहलीज तक सीमित रखना चाहते हैं। थोड़ी देर में हाथों में पान की तस्तरी लिए हुए उमा आती है।
गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों उमा को देखते हैं। उमा की आंखों पर लगे चश्मे को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वे रामस्वरूप से इसका कारण पूछते हैं। रामस्वरूप वास्तविक कारण को छिपा ले जाते हैं और बताते हैं कि उमा की आंखों में दर्द था, जिसकी वजह से उसे चश्मा लगा, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिक पढ़ाई लिखाई की वजह से उमा की आंखों पर चश्मा लग गया था। गोपाल प्रसाद उमा से उसके गुणों की पूछताछ करते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग, गाना बजाना इत्यादि। उमा सभी प्रश्नों के जवाब में चुप रहती है। गोपाल प्रसाद उमा से गाना गाने के लिए कहते हैं। उमा सितार लेकर गाना गाना प्रारंभ करती है। जब उमा गाना गाती रहती है, तभी उसकी नज़र गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर पर पड़ती है और वह उसे पहचान जाती है कि यह वही लड़का है जिसे लड़कियों के हॉस्टल के बाहर चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था और वहां से मारकर भगाया गया था। वह चुप हो जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से उसके इनाम के विषय में पूछते हैं। यहाँ पर भी उमा चुप रहती है और रामस्वरूप उत्तर देने लगते हैं। तब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि आप अपनी पुत्री को भी तो कुछ बोलने दीजिए। रामस्वरूप उमा से प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप के बार बार कहने पर उमा कहती है, मैं क्या बोलूं पिताजी, जब दुकान पर ग्राहक आता है तब दुकानदार मेज कुर्सी को दिखा देता है। मेज कुर्सी अपने मुंह से अपना दाम नहीं बताती। अगर ग्राहक को अच्छी लग जाती है तो वह मेज कुर्सी ले लेता है, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। आप भी दुकानदार की भांति मेरे गुणों को बता दीजिए, मैं पसंद आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप उमा के इस उत्तर को सुनकर हैरान हो जाते हैं। रामस्वरूप उमा को चुप कराते हैं। गोपाल प्रसाद को उमा का यह उत्तर अपना अपमान लगता है। गोपाल प्रसाद जब इसको अपना अपमान समझते हैं, तब रामस्वरूप उमा को डांटते हैं। तो उमा कहती है कि पिताजी, इतनी देर से ये मेरा मान अपमान कर रहे हैं, इससे इसकी कोई चिंता नहीं है। इतनी देर से ये मेरे गुणों की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि मुझे गाना आता है कि नहीं, मुझे बजाना आता है कि नहीं। क्या इन्होंने कभी अपनी पुत्री की वास्तविकता पता करने की कोशिश की कि इनके पुत्र को लड़कियों के हॉस्टल के बाहर चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था, वहां से भगाया गया था? क्या लड़कियां ही भेड़ बकरियों की भांति हैं? क्या जैसे भेड़ बकरियों को पाला जाता है, पाल पोस कर बड़ा किया जाता है और फिर उन्हें कसाई के हाथों बेच दिया जाता है? क्या इन्होंने कभी यह जानने की कोशिश की कि इनके लड़की की वास्तविकता क्या है? गोपाल प्रसाद उमा के इस उत्तर से क्रोधित में हो जाते हैं और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उमा बीए तक पास है और वह कॉलेज में पढ़ रही है। यह जानने के बाद कि उमा कॉलेज में पढ़ रही है, गोपाल प्रसाद और नाराज़ हो जाते हैं और वह वहाँ से जाने लगते हैं। जब वह जाने लगते हैं तब उमा उनसे कहती है कि जाइए जाइए, पर जाते हुए जरा इतना पता कर लीजिए कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी जो स्वाभिमान का प्रतीक है वह है या नहीं है। गोपाल प्रसाद नाराज होकर वहाँ चले जाते हैं। तभी हाथों में मक्खन लिए हुए नौकर रतन आता है और यहीं पर एकांकी की समाप्ति होती है। बच्चों, रीढ़ की हड्डी एकांकी का नाम लेखक ने उपयुक्त दिया है। रीढ़ की हड्डी मानव शरीर का एक आवश्यक अंग है। इसके अभाव में मनुष्य अपने पैरों पर सीधा खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार स्वाभिमान के बिना मनुष्य का कोई जीवन नहीं होता। स्वाभिमान ही मनुष्य को समाज में सर उठाकर चलने योग्य बनाता है, उसे समाज में गर्व से खड़ा रखता है और समाज में सम्मान दिलाता है। मनुष्य का मान सम्मान उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है। उमा ने शंकर के इसी मान सम्मान विहीन जीवन पर प्रहार किया था। शंकर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पढ़ाई के स्थान पर लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाना और वहां से अपमानित होकर भगा दिए जाना, उमा ने शंकर के इसी तथ्य को उजागर किया एवं उसे रीढ़ विहीन मनुष्य बताया। इस नाटक के नाम से ही इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। एकांकी का उद्देश्य स्त्री शिक्षा एवं लड़कियों में स्वाभिमान की भावना को प्रोत्साहित करना है। समाज में लड़के एवं लड़कियों को समानता का अधिकार मिले, जिससे वे समाज की प्रगति में भागीदारी अपनी दे सकें। धन्यवाद।